बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वे करवा के और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण की बात कहकर प्रधानमंत्री मोदी को बुरी तरह से उलझा दिया है। मोदी जी को क्या वाकई में इसका तोड़ नहीं मिल रहा, या उनके पास तोड़ तो है लेकिन तोड़ पर अमल करने का राजनीतिक जोखिम वो नहीं उठा पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं 3 आर और 1 एस मोदी को बचा सकता है, 2024 में दोबारा सत्ता में आ सकता है। क्या है ये 3 आर? R1, R2, R3, और क्या है ये एस? आपको बताएंगे आगे। पहले कह दें कि ये एस जो है, इसके पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का हाथ है। आप कहेंगे ये क्या चक्कर घिन्नी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपा करके पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जाइए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति दबाइए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। तो नीतीश कुमार ने उलझा दिया है। अभी तो सिर्फ बिहार का जातीय सर्वे आया है। कर्नाटक में भी सिद्धारमैया की पिछली बार जब सरकार थी 2015-16 में, तब उन्होंने भी एक सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट भी तैयार है। वो किसी कारण से कांग्रेस अभी उसको रिलीज नहीं कर रही। क्या किसी खास वक्त का इंतजार कर रही है? क्या उससे मोदी जी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी? कुल मिलाकर आप देखिए, जैसे ही क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह बार बार कहते हैं क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी समझते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार का जातीय सर्वे वाला आंकड़ा बाजार में आता है, उसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री बिना नाम लिए कहते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों ने एक तरह से ये जो सामाजिक न्याय के नाम पर, गरीबों के नाम पर जाति प्रथा को बढ़ावा दिया और जाति वाली राजनीति करके पाप किया, और आज भी ये पार्टियां यही पाप कर रही हैं। तो पहले तो इसको पाप की संज्ञा दे दी, उस जातीय सर्वे को पाप की संज्ञा दे दी जिसमें बिहार की बीजेपी का भी पूरा हाथ था, जिस पाप में सुशील मोदी बराबर के हकदार हैं। वो कह रहे हैं सब ये हमारा बेबी है, और ये कह रहे हैं मोदी जी एक तरह से ये नाजायज औलाद है। आप समझ रहे हैं क्या खेल हो रहा है। चलिए क्रोनोलॉजी, पाप, पहले कहा पाप, फिर कहा कि सबसे बड़ी जाति गरीब की होती है और गरीब के लिए मैं काम करूंगा। ये सबसे अच्छा उपाय था, तोड़ इसी में से निकल सकता है। कैसे, मैं बताऊंगा। लेकिन मोदी जी को शायद स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। उधर बीआरएस के जो नेता हैं केसीआर, उनके बेटे केटीआर कह रहे हैं कि मोदी जी को स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। वो किस सिलसिले में कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मोदी ने की क्रोनोलॉजी का तीसरा क्रम, पहले कहा पाप है, फिर कहा गरीबी सबसे बड़ी जाति है, फिर कहा कि ये कांग्रेस कैसे पार्टी है जो जितनी आबादी उसका हक की बात कर रही है, इस हिसाब से तो ये मुसलमानों के वोट, मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहती। मुसलमानों से के मुकाबले हिंदू, बहुसंख्यक हिंदुओं को ज़्यादा हक देने के हक में है क्या? प्रधानमंत्री को लगा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, इससे पसमानदा मुसलमानों में फूट पड़ जाएगी, वो थोक के भाव बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष, क्या ऐसे में हिंदुओं को नहीं लगेगा? रहे प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, तो क्या वास्तव में कांग्रेस अब बहुसंख्यक हिंदुओं की पार्टी हो गई है, या उस तरफ बढ़ रही है, या कांग्रेस को अब मुसलमानों की उतनी परवाह नहीं रही जितनी बीजेपी आरोप लगाती थी तुष्टीकरण की बात? प्रधानमंत्री जी कह तो सही रहे हैं भाई, मुसलमान तो 14-15% है और हिंदू तो 80% से ज़्यादा है, और कांग्रेस कह रही है जितनी आबादी उतना हक। कन्फ्यूज आ गए ना आप? तो मोदी जी भी कन्फ्यूज आ गए हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अब कुल मिलाकर मोदी जी उलझ गए हैं। मोदी जी को नीतीश कुमार ने उलझा दिया है। ओबीसी की राजनीति उनकी ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई है।
वो तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, सर्वे का वो विरोध कर नहीं सकते, सर्वे का वो समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन क्या कुछ भी नहीं कर सकते? क्या सिर्फ क्रोनोलॉजी हम समझाते रहेंगे और क्रोनोलॉजी की बात मोदी जी सामने रखते रहेंगे? मैंने बात की थी पहले स्क्रिप्ट राइटर की, वो कहानी सब स्पष्ट कर लेते हैं क्रोनोलॉजी के तहत ही। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि एनडीए का विस्तार करना है, इंडिया का विस्तार हुआ तो बीजेपी 38 लोग साथ ले आई। फिर अब मोदी जी ने तेलंगाना में जाकर कह दिया कि साहब ये रोते धोते केसीआर हमसे मिलने आए थे और कहा हमें एनडीए में ले लो। हमने कहा आपके कुकर्म ऐसे हैं, आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको नहीं ले सकते। इस पर केटीआर जो उनके बेटे हैं केसीआर के, उन्होंने रिएक्ट किया है कि 2018 में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के तेलंगाना के लक्ष्मण वो हमारे पास आए, कहा कि समझौता कर लीजिए, हमने मना कर दिया। हमें क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो हम समझौता करेंगे? और मोदी जी को अपना स्क्रिप्ट राइटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, फिल्में लिखनी शुरू कर देनी चाहिए, ये बातें कहनी शुरू कर दी है। तो अपने आप में ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है कि लेकिन हम बड़ा सवाल 3R और 1S की बात कर रहे थे। तो क्या 3R और 1S का सहारा है मोदी को और उसके सहारे क्या 2024 का चुनाव जीत सकते हैं? 1R है राम, जय श्री राम, राम जी, राम मंदिर अगले साल 14 से 22 या 14 से 24 जनवरी के बीच में उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने खुद कह चुके कुछ महीने पहले सांसदों के साथ एक बैठक में कि राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा, गरीबों के लिए योजनाएं चलानी पड़ेंगी, गरीबों जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। और मोदी जी अब राम की तरफ लौट जाएंगे, राम के बहाने, या पूरा हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व जो कि भागवत साहब ने भी अभी हाल में जाकर कह दिया, क्रोनोलॉजी समझिए उसी के तहत, उत्तर प्रदेश में कि लव जिहाद का विरोध करना है, धर्मांतरण का विरोध करना है और इस तरह की बातें नए सिरे से कहनी उन मोहन भागवत ने शुरू कर दी जो पहले कुछ महीने पहले कह रहे थे कि पसमंदा मुसलमानों के पास जाना चाहिए, दोनों का डीएनए एक है, हिंदू हो मुसलमान हो सबका डीएनए एक है, हर मंदिर में शिवलिंग का क्या ढूंढना, ये सारी बातें कह रहे थे। तो एक आर, दूसरा आर है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन से मतलब अब ओबीसी की जातीय जनगणना की बात वो मान लेंगे, उनको लगेगा और ये भी कहना शुरू कर देंगे कि हाँ आरक्षण का जितनी आबादी है उसके हिसाब से नए सिरे से इसकी अवधारणा सामने रखी जानी चाहिए, चाहे उसमें बड़ी लकीर खींच देंगे, एससी के साथ साथ अब माफ़ कीजिएगा ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी में भी क्या यही चीज़ें होनी चाहिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ के सामने आ रहा है। और तीसरी बात, तीसरा आर है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो कोटे में कोटा की बात करती है, ABCD श्रेणियों की बात करती है कि ओबीसी के अंदर ऊपर की जो 2600 जातियों में से ऊपर की 600 जातियां हैं उनके हिस्से में 97% हिस्सेदारी चली जाती है और बाकी की जो 1800 बच गई जातियां उनके हिस्से में 2.5% आती है। तो क्यों ना कोटा कर दिया जाए, ऊपर की जो रसूखदार जातियों को 27% में से 10% दे दिया जाए, उसके बाद की कुछ कम रसूखदार जातियों को 27% में से 9% दे दिया जाए, उससे कम रसूखदार जो छोटी निचली जातियां हैं उनको 6% और सबसे गरीब सबसे निचली जातियां हैं उनको 2% आरक्षण, 27% का 2% आरक्षण दे दिया जाए। इसी तरह की एक कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट में, दलितों में भी कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा, लेकिन बिहार का जातीय सर्वे इस तरफ इशारा करता है क्योंकि वहाँ पर 36% ईबीसी हैं, महापिछड़े 36% है, ओबीसी कम है, जो रसूखदार जातियां 24% हैं, लेकिन जो महापिछड़े हैं वो करीब करीब 36% है, कुल मिलाकर करीब 63% है कुल मिलाकर। तो क्या एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम बीजेपी सरकार उठाने के लिए तैयार है? कहना मुश्किल है। तो 3R हमने डिस्कस कर लिए, अब बचा है एस का संबंध थोड़ा थोड़ा मोदी जी ने इस तरफ इशारा किया था।
एस यानी सोशल सिक्योरिटी, एस यानी सामाजिक सुरक्षा। और इसका संबंध मैंने कहा कि ये कांग्रेस के नेता से है, तो मेरा इशारा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की तरफ से है, जो कई बार प्रधानमंत्री मोदी को कह चुके, एक सभा के दौरान मंच पर कह चुके, जब दोनों एक ही मंच पर थे, कि मोदी जी को सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहिए, जिसके तहत समाज की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी, बूढ़ों की, वृद्धों की जिम्मेदारी, तमाम बेरोजगारों की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के दायरे के तहत लाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी सोशल सिक्योरिटी नंबर सबको मिला हुआ है, जैसे हमारे यहाँ आधार है। आधार से तो आपको कुछ हासिल नहीं होता, वो पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के तहत बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। तो क्या इस तरह मोदी जी बढ़ेंगे, जो उन्होंने एक तरह से इशारा भी किया था कि गरीब सबसे बड़ी जाति गरीबी ही है, जो वो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाए तो वोट मिला, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया तो वोट मिला, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाया तो वोट मिला, सबके घर के लिए नल, नल के लिए जल वाली स्कीम के तहत भी उनको ऐसा लग रहा है कि वोट ठीक ठाक संख्या में मिल सकता है, और जनधन अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये तमाम चीज़ों से वोट मिला है। तो क्या इसको का अगला कदम सोशल सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये राहुल गांधी की न्याय योजना को मान्यता देना होगा, जो 2019 में उन्होंने, राहुल गांधी ने प्रपोज किया था, जिसको छोटे स्तर पर अभी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लागू कर रही है। न्याय योजना कहती थी कि देश में सबसे गरीब निचले वर्ग के जो 20% आबादी है, उसको 6,000 रुपया महीना यानी 72,000 रुपया साल का दिया जाएगा। वो उसकी एक तरह से सोशल सिक्योरिटी होगी। इस योजना का कांग्रेस को भी ज़्यादा समझ में नहीं आया, बीजेपी ने तो इसको शेख चिल्ली टाइप करार दिया था। और लेकिन क्या प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी कोई स्कीम देश भर में लागू की जा सकती है? इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी विषमता है, उसके बाद जाति आ गई, और जाति ने धर्म को तोड़ा, तो बीजेपी कहीं कहीं नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री से बेहतर और किसी को क्या हो सकता है? तो ये कुछ चंद सवाल थे, मुझे लगा कि आपसे इस बारे में चर्चा कर ली जाए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर आग्रह है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर हूँ मैं, विद्रोही 7 के नाम से ट्विटर पर, एक्स हो गया अब, विद्रोही 7 के नाम से हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।